हाय दोस्तों, आज हम बीपीएससी एईडीओ के क्वेश्चन पेपर जो कि यूडिटेरिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है उसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। टेस्ट नंबर 1 है। चलो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि नाजिका प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। क्या ये कथन सही है या गलत है? अब हमको पता करना है कि नाजिका प्लेट है कहाँ। तो चलो मैप में, ये है नाजिका प्लेट। ठीक, नाजिका प्लेट है और ऊपर में है कोकोस प्लेट, इधर है पैसिफिक प्लेट, इधर है अमेरिकन प्लेट। तो इधर है नॉर्थ अमेरिका, इधर है साउथ अमेरिका, बीच में है सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका और नाजिका प्लेट दोनों आपस में टच कर रहा है। इधर है पैसिफिक ओशियन, यानी कि जो पहला कथन है सही है कि मध्य अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में नाजिका प्लेट है। तो पहला कथन सही है। और नाजिका प्लेट एंडीज पर्वत को भी टच करता है। यहाँ पे है ए वाला एंडीज माउंटेन, ये वाला है एंडीज पर्वत, इधर है नाजिका प्लेट। ठीक, तो पहला कंडीशन सही है। दूसरा देखते हैं। प्लेट टेक्टोनिक अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा दिया गया है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से रिलेटेड ना एक और क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे किसी परीक्षा में पूछा गया है, वो है कि प्लेट टेक्टोनिक एज थ्योरी वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे मॉर्गन भी है, वैगनर भी है। तो इसका सही उत्तर है मॉर्गन। वैगनर ने प्लेट ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था कि जो जैसे पूरा जो पृथ्वी है वो एक ही प्लेट से बना हुआ था, जिसका नाम दिया था पैंजिया। वही टूट के गुंडवाना बना और धीरे धीरे आगे जाके अलग अलग कंटिनेंट बना। तो ये अल्फ्रेड वैगनर है जो 1912 में अपना थ्योरी दिया था, ड्रिफ्ट प्लेटेनिक थ्योरी। और ये डब्ल्यू.जे. मॉर्गन है, इसके पहले जो काम किया था, जैसे यहाँ पे मेंशन है मैकेंजी और पार्कर, उसी को और अच्छा से इलाबोरेट करके मॉर्गन ना एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1968 में पब्लिश किया था। तो ये सही है। दूसरा कंडीशन भी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे सत्य है। और थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कहता है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय मॉर्गन दिया था। सबसे पहले प्लेट टर्म का जो यूज है प्लेट, वो एक विल्सन किया था 1965 में, जो कैनेडियन जियोफिजिसिस्ट था। उसके बाद ना डिटेल मैकेनिज्म स्टडी किया प्लेट टेक्टोनिक का, और पार्कर और मैकेंजी 1968 में दिया। उसके बाद पार्कर और मैकेंजी के जो थ्योरी है उसको और इलाबोरेट करके मॉर्गन 1968 में प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पब्लिश किया। और अल्फ्रेड वैगनर है ना, जो प्रपोज किया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस मतलब एक पेंजिया है, पेंजिया से टूट के गोंडवाना लैंड बनता है, फिर अलग अलग जो प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, उसका निर्माण होता है। तो इसका जो एविडेंस है इंक्लूड करता है कि फॉसिल जो है ना, सिमिलरिटी अक्रॉस कंटिनेंट, अलग अलग कंटिनेंट में फॉसिल सेम मिलता है। इसीलिए कहता है कि एक ही प्लेट से टूट के अलग अलग कंटिनेंट बना है, जो कि यहाँ पे जो जीव जंतु है वो यहाँ पे भी पाया जाता है। तो ये जो दोनों का जो सिमिलरिटी है, यही हो सकता है कि दोनों प्लेट एक ही होगा। और बाद में जाके जो अलग अलग जो टुकड़ा है उसको मैच भी कराता है, तो सेम मिलता जुलता दिखता है। ठीक है, ये पढ़ लेना है क्या है अल्फ्रेड वैगनर का थ्योरी। जो यहाँ पे कह रहा है कि जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या होता है। विसर्प मतलब जैसे ये नदी है, नदी तो कभी कभी ऐसे हो के ऐसे नदी बहती है, तो इस तरह का जो भू आकृति बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक
ठीक है। ऑक्सबो माने कि खूर आकृति का लेक बनता है, उसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। खाड़ी तो है जैसे बंगाल की खाड़ी है, दो तीन तरफ से घिरा हुआ रहता है। डेल्टा तो है कि जैसे सुंदरबन के डेल्टा है, जैसे नदी जब बहता है तो अपने साथ मिट्टी लेके आता है, बीच में एक टापू तैयार कर देता है, जैसे मिट्टी का ही रहता है, वहाँ पे पूरा चौड़ा भूभाग तैयार कर देता है, उसी को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, तो इसमें होगा ऑक्सबो लेक। तीसरा क्वेश्चन में है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जनजाति दिया हुआ है यहाँ पे जगह, तो टोडा जनजाति है जो नीलगिरी में पाया जाता है, तो टोडा जनजाति 3 के एक ही है ये। गोंड जनजाति है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चेंचू केरल में पाया जाता है। डोंगरिया कोंद है जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। डोंगरिया कोंद है जो झूम कृषि के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए फेमस है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। चेंचू है ना जो गाय भैंस सब पाल के वनवासी वाला जिंदगी व्यतीत करते हैं अभी भी। गोंड है, गोंड चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो इसमें हो जाएगा पहला उत्तर सही। चौथा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है, तो ये कथन सही है। जो तांबा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है वो चिली ही है, और भारत में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन सबसे बड़ा डिपॉजिट है तो वो राजस्थान में है तांबा का। तो इसलिए यहाँ पे तो दोनों कंडीशन सही है, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? सबसे बड़ा महाद्वीप ही 4 ऑप्शन में से चुनना है, तो घटते क्रम में एक ट्रिक है। नासा NASA AEA, तो ये हुआ एशिया, अफ्रीका, एन से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एस से अंटार्कटिका, यूरोप और ये ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे कौन कौन है? अफ्रीका है, तो अफ्रीका है यहाँ सबसे बड़ा, तो यानी अफ्रीका ही हो जाएगा। एशिया के बाद तो अफ्रीका ही है ना, अफ्रीका। अब यहाँ 6ठा नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज़्यादा ऊंचा है, तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज़्यादा ऊंचा है। अब इसके बारे में देखना क्या है इसका एलिवेशन। इसी तरह से ना इंडिया के मैप है, यहाँ से थोड़ा ऐसे ऐसे है, ऐसे, ठीक। तो यहाँ जो है पश्चिमी घाट, इसका जो एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर है, और इसका जो एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन 600 से लेकर 900 मीटर है। तो सही है कि पश्चिमी घाट है जो पूर्वी घाट के तुलना में ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, इसका वेस्टर्न घाट के जो सबसे हाईएस्ट पीक है अनायमुडी है, जो कि केरला में पड़ता है, और इसका पूर्वी घाट का जो हाईएस्ट पीक है जिंदगाड़ा है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। जिंदगाड़ा पहले था महेंद्रगिरी, लेकिन महेंद्रगिरी अभी करेंट में सबसे ऊंची चोटी नहीं है पूर्वी घाट के। ये याद कर लेना है एकदम से, जिंदगाड़ा ही है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वेस्टर्न घाट के दूसरा फीचर है कि ये कंटिन्यूअस रॉक है, यहाँ पे टूटा हुआ नहीं है, एक जगह है सिर्फ पाल घाट। लेकिन पूर्वी घाट ना बहुत सारे नदी के द्वारा ब्रेक है, माने कि यहाँ पे टूटा है, जैसे बैगई रिवर है, कावेरी रिवर है, फिर कृष्णा रिवर है, उड़ीसा में महानदी है। तो ये सब डेल्टा के भी निर्माण करता है, पूरब के तरफ बहने वाली नदी। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा भी मिल जाता है इधर। तो जहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है तो यहाँ पे जो भी बंदरगाह रहता है, मैन मेड बंदरगाह यहाँ पे मिलता है। और जो पश्चिमी घाट के तरफ जो भी बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पे मतलब कि पूर्वी घाट में मट्टी रहने के कारण बंदरगाह बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल यहाँ पे पोर्ट पाया जाता है।
तो ये तो हो गया, यानी कि पहला कंडीशन सही है। दूसरा का था तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के दरार के घाटी से बहता है। तो इसको देखते हैं। जैसे ऊपर में है विंध्याचल पर्वत, यहाँ पे विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है। यहाँ पे है ऊपर में विंध्याचल, नीचे में सतपुड़ा, यहाँ से निकलता है नर्मदा नदी। तब बीच से नर्मदा नदी निकलता है, ताप्ती नदी नहीं निकलता। ताप्ती सतपुड़ा के पीछे से निकलता है, ठीक है। और नर्मदा है जो अमरकंटक से निकलता है। अमरकंटक से 3 नदी निकलता है, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी। महानदी इधर की तरफ बहता है, सोन नदी उधर नॉर्थ की तरफ चला जाता है, जो बिहार तक जाता है, गंगा नदी में जाके मिलता है सोन नदी, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो सही है, दूसरा गलत है। तो सिर्फ कौन सा गलत है, तो दूसरा गलत है। अब इसको देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दक्षिण पश्चिम, चलिए इधर देखते हैं, इसी तरह से न रहता है। तो दक्षिण है इधर, ऊपर में हुआ नॉर्थ, इधर हुआ साउथ। दक्षिण और पश्चिम इधर के बारे में कह रहा है। तो इधर से जो मानसून आता है 10 जून को इंटर करता है केरला में, 10 जून को, ठीक। तो कहता है ना कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। तो नहीं, इसका सिर्फ अरब सागर ही शाखा है, बंगाल की खाड़ी शाखा नहीं है। अरब सागर शाखा पश्चिम घाट और कोकण तट पर वर्षा कराता है, तो सही है। यहाँ कोकण है ना, कोकण जो गोवा और केरला के, गोवा के आसपास है, गोवा महाराष्ट्र, कोकण तट, सही है। बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा कराता है। ये तो कंप्लीट ही गलत है, कहा कि तमिलनाडु में वर्षा होता लौटती मानसून के दौरान, तो गलत है। कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित होती है, तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये तीसरा गलत है। निम्नलिखित युग्म का सही मिलान करना है। तो विषुव मतलब होता है इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्विनॉक्स का मतलब दिन और रात बराबर होता है। तो दिन और रात कब बराबर होता है? जब सूर्य जो है ना इक्वेटर के आसपास, सूर्य के किरण इक्वेटर के आसपास आने लगता है, तो यानी कि सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर हो, तो विषुव होता है, इक्विनॉक्स पड़ता है। यानी सी के 3, ये दोनों में से कोई होगा। ऋतु क्यों आता है? मतलब अलग अलग ऋतु, जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, मानसून सीजन क्यों आता है? पृथ्वी के परिक्रमा और झुकाव के कारण आता है। कोरियोलिसिस फोर्स जो लगता है ना पृथ्वी के घूमने के कारण था। एक के तो एक है, तो यानी एक हो जाएगा पहला सही। 9 नंबर क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होता है? शीतोष्ण इसी में लगा हुआ, शीत माने ठंडा, तो ठंडा वाताग्र दूसरा हो जाएगा। कहता 10वां नंबर क्वेश्चन में, हिमालय नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में मध्य और निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करता है? तो जैसे देखो, हिमालय नदी, हिमालयी नदियाँ, मतलब हिमालय तो ऐसे ही ना है, यहाँ जम्मू कश्मीर से निकलता है और अरुणाचल प्रदेश होते होते ये है हिमालय पहाड़, ठीक। इस तरह से तो यहाँ से अलग अलग नदी निकल के आता है, इधर गंगा जी में निकलता है, ठीक। अपने साथ मिट्टी भी लेके आता है, ये भी बात है। तो ये सीधा नहीं बहता है एकदम ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं कहीं ऐसे हो जाता है, अपना आकृति बना लेता है। तो इसी तरह के जो आकृति है उसको बोलते हैं क्या? ऑक्सबो लेक, जो कांबर लेक है, बिहार के बेगूसराय में पड़ता है। एशिया के सबसे
सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है काम्बर लेक। तो पहला तो सही है। बिसर्प नदी, बिसर्प के मतलब क्या हुआ, मिएंड्रिंग, इधर उधर ऐसे मूव करते आता है, तो बिसर्प नदी भी सही है। गुम्फित वाहिकाएं, तो गुम्फित वाहिकाएं का मतलब हुआ कि जैसे कोई नदी ऐसे बहता है यहाँ से, मान लो ये वाला बाउंड्री पानी है, तो कभी कभी ऐसे ऐसे बहता है, यहाँ पे मिट्टी जम जाता है, फिर इधर से भी बहता है ऐसे, तो इसी का बोलते हैं गुम्फित वाहिकाएं, मतलब टूटा टूटा वाहिका, मतलब नली, नली की तरह बहता है, तो ये भी सही है। ठीक ना। तो निर्माण नहीं करता है, तो इसमें से कोई ऐसा नहीं है कंडीशन कि जो हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं निर्माण करता है, बल्कि गोखुर झील भी बनाता है, बिसर्प नदी मीएंडरिंग रिवर भी निर्माण करता है, गुम्फित वाहिकाएं भी बनाता है। इसको ब्रेडेड रिवर कहते हैं इंग्लिश में, ब्रेडेड, BRAIDED, ब्रेडेड रिवर। ओके, अब चलते हैं आगे। ये काम्बर लेक, यही है काम्बर लेक बिहार के। तो काम्बर लेक ऑल्सो नोन एज द कांवर ताल, कांवर ताल ही बोलते हैं, एक स्प्रॉलिंग फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है जो कि बेगूसराय में है, बिहार के। इट इज पैराडाइज फॉर नेचर इंथुसियास्ट, बर्ड वाचर के लिए भी बहुत अच्छा है, पीस सीकर जो अपना शांति खोजता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है जो कि सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। कहता वृत्तीय गति इसमें किसका है, घूर्णन गति किसका है, आवर्त गति किसका है, सरल रेखीय गति किसका है। तो लट्टू अपने अक्ष पे घूमता है तो ये घूर्णन गति के हो गया। वृत्त के मतलब अगर वृत्तीय पथ पे अगर चलेगा तो उसको बोलेंगे वृत्तीय पथ पे चलने वाला। जैसे पृथ्वी के परिता चंद्रमा का जो गति है वृत्तीय पथ है। लट्टू के नचना घूर्णन गति है। घड़ी के दो लग, जैसे घड़ी ऐसे रहता है तो कभी जैसे यहाँ आता है यहाँ आता है, तो ये कुछ बोलेंगे आवर्त गति हुआ। सरल रेखीय नदी के प्रवाह की गति सरल रेखीय गति हो गया। तो एक के हुआ 3, एक के 3 2 में है। घूर्णन गति लट्टू के नचना, बी के 4 के रम ए रम है, मतलब इसमें दूसरा में बी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। हाँ, ये वाला महसूस होता है। पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई, ऐसा नहीं महसूस होता है। पानी के बाहर आकर स्थिरता खो देती है, ये भी गलत है। पानी के बाहर आकर उसे द्रव्यमान में वृद्धि हो जाता है, ये भी गलत। मास में कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि भारी महसूस होता है, इसलिए कि पानी जो है ना एक बुयांसी फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ ढकेलता है, जिसके कारण हमको हल्का महसूस होता है, यानी पहला सही है। 13 नंबर, सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता था। ध्वनि में अंतर, जैसे कुमार सानू का आवाज़ और कोई एक गायिका की आवाज़, हम कैसे अलग पहचान सकते हैं कि ये लड़की का आवाज़ है, ये लड़का का आवाज़ है। ठीक है, इसमें तारत्व भी, प्रबलता भी, ध्वनि गुणता भी, सब इस सब के सब जो है ना साउंड का प्रॉपर्टीज है। लेकिन पिच मतलब होता है तारत्व, पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। पिच है ना, इससे पता चलता है कि आवाज़ मोटा है कि पतला है, मोटा पतला इससे पता चलता है पिच से। प्रबलता होता है एम्पलीट्यूड, लाउडनेस जिसको बोलते हैं, तो जो जितना ज़्यादा जोर से बोलेगा उसका लाउडनेस उतना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा लाउडनेस रहेगा उतना एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा। तो एम्पलीट्यूड को ना हम डेसिबल से मेजर करते हैं। ध्वनि गुणता, इसका उत्तर सिर्फ ध्वनि गुणता होगा। ध्वनि गुणता को इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी को टिम्बर भी बोलते हैं, टिम्बर। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी के कारण हम दो साउंड के बीच में ना डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, मतलब अंतर पता कर पाते हैं कि कौन
मतलब कैसे एक आवाज़ दूसरा आवाज़ से भिन्न है। ठीक है, तो ध्वनि गुणता का ही प्रमाण है। ध्वनि गुणता के ही कारण हम ध्वनि के बीच में अंतर पहचान पाते हैं। तो इसका उत्तर होगा ध्वनि गुणता। ठीक है, सब सारा लिख देते हैं सभी, क्या क्या होता है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है। पहले तो है पिच, पिच है, फिर है लॉडनेस, लॉडनेस है, फिर क्वालिटी है, क्वालिटी है, टिम्बर है, पिच, लॉडनेस, क्वालिटी, टिम्बर। पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लॉडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, क्वालिटी के कारण दो साउंड के बीच में हम अंतर पहचान पाते हैं। तो पिच के जो एसआई यूनिट है हर्ट्ज, HZ, इसका है डेसिबल। और क्वालिटी, क्वालिटी से हम दो साउंड के बीच में अंतर पहचानते हैं, ये ध्यान में रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जल में वायु का बुलबुला, जल में मतलब पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार का व्यवहार करता है। तो वो होता है अवतल लेंस। लेकिन वही पानी का बुलबुला हवा में रहेगा तो हवा में नज़र आता है ना कि पूरी मतलब गोल है एकदम। तो अगर हम इसको काट देंगे तो नहीं लगता है ये वाला है कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। हवा का बुलबुला, पानी का बुलबुला हवा में रहेगा तो उत्तल लेंस, अगर हवा का बुलबुला पानी के अंदर में रहेगा तो अवतल लेंस। तो यही कह रहा है, जल में हवा का बुलबुला यानी पानी के अंदर में रहेगा तो अवतल लेंस। ओके, कहता है ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा के हानि नहीं होता है। तो जो ट्रांसफार्मर का जो कॉइल रहता है ना, वो नर्म लोहे का बना हुआ रहता है, इसी कारण से वहाँ पे ऊर्जा के हानि नहीं होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब हमको वोल्टेज हाई करना रहता है तो स्टेप अप का यूज करते हैं, जब वोल्टेज डाउन करना रहता है तो स्टेप डाउन को डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। 6ठा नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से गलत का मिलान चयन करें। इसमें से कौन सा गलत है, गलत गलत का मिलान। ओडोमीटर से हम दूरी मेजर करते हैं, तय की गई दूरी सही है। क्रायोमीटर से हम रॉकेट के इंजन मेजर करते हैं। ठंडा मतलब जो क्रायोजेनिक इंजन है ना, उसकी इंजन की क्षमता मेजर करते हैं। ग्रेविमीटर से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन। फाइनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मेजर करते हैं। इसमें गलत कौन है, ग्रेविमीटर। यानी ग्रेविमीटर ही इसका गलत है। ग्रेविटेशनल क्षेत्र में परिवर्तन है, बल्कि ग्रेविटी को मेजर करते हैं कि कितना ग्रेविटी लगा रहा है, ये मेजर करते हैं। तो 16 नंबर में वही होगा सही। 17 नंबर में कह रहा है, लोहे की कील पारे पर तैरता है जबकि लोहा पानी में डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि लोहा का जो डेंसिटी होता है पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए पानी में डूब जाता है। जबकि लोहा का जो डेंसिटी होता है पारा से छोटा होता है, पारा से कम होता है, इसलिए पारा पे लोहा तैरता है जबकि लोहा पानी में डूब जाता है, यही कारण है। तो कहता है ना, पारे के कील तथा पारे के बीच लगने वाले पृष्ठ तनाव के कारण, ये गलत है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। हाँ, तो पारे से कम होता है, यही दूसरा सही हो जाएगा उत्तर। 18 नंबर, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता के आधार पर आरोही क्रम में, आरोही माने सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है हमारे शरीर में, सबसे ज़्यादा पानी ही न रहता है, तो ऑक्सीजन तो होना चाहिए। 2 गो में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, ये दोनों हो गया ख़त्म। अब कह रहा है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन है तो उसके बाद हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन सबसे कम नहीं होगा, क्योंकि पानी है तो पानी में ऑक्सीजन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है, तो इसीलिए दूसरा ख़त्म, चौथा होगा सही। ये ऑप्शन से
छांटने वाला था कि कौन सही हो सकता है। 19 नंबर में कहता हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुआं के साथ पीली लपटें देखें, अगर पीली लपटें देखें तो इसका क्या अर्थ होता है कि ईंधन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, पूर्ण रूप से जल रहा है, गीला है। जब जब धुआं मतलब जब धुआं ही निकले ना गाड़ी से या कोई भी चीज़ को जलाने से, तो जो संतृप्त रहता है ना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उससे धुआं बिल्कुल भी नहीं निकलता है। इसका मतलब हुआ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, इसलिए दूसरा उत्तर होगा सही। 20 नंबर, किसी रक्षक नली शुष्क नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है। HCl गैस, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम आयोडाइड, तो इससे कहाँ से बनेगा HCl? आयोडाइड में, ब्रोमाइड में भी नहीं बनेगा, फ्लोराइड में भी नहीं बनेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड ही रहेगा सीधा सीधी। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान मतलब जो कपड़ा रहता है उस पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है, तो वो होता है मेलामाइन। मेलामाइन जो होता है ना, मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ऐसे बेकेलाइट भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, लेकिन इसका यूज़ स्विच बनाने के लिए किया जाता है, कुकर प्रेशर कुकर के हैंडल बनाने के लिए किया जाता है। तो जो भी आग बुझाने वाला कर्मचारी है उसका जो भी कपड़ा रहता है उस पर मेलामाइन का परत होता है। एक्राइलिक तो एक है मतलब कपड़ा ही होता है, एक्राइलिक क्लॉथ। ओके। 22 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, जो कि सही है। वही ना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये कथन सही है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है। हाँ, दोनों का द्रव्यमान लगभग समान होता है, ये भी सही है। न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के अंदर स्थित होता है, तो जो नाभिक होता है वहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही रहता है, सही है। न्यूट्रॉन परमाणविक नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो न्यूट्रॉन जो है ना, जैसे ये वाला है न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ना कि न्यूट्रॉन, इसलिए ये वाला गलत है। 23 नंबर, कौन सा अम्ल कहा जाता है? ये कौन सा अम्ल का सूत्र है? तो ये है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है H2CO3, ठीक। एसिटिक एसिड का क्या होता है? CH3COOH, ठीक। तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है OHOOCCOOH, ऑक्जेलिक एसिड। 24 नंबर, अज्ञात रुधिर वर्ग वाला एक व्यक्ति मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड के बारे में पता ही नहीं है और उसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो और उसे तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ता है, तो अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से माने ब्लड ग्रुप में से कौन एक ब्लड ग्रुप है जिसको हम यूज कर सकते हैं, सुरक्षित रूप से यूज करना अच्छा रहेगा? तो वो होगा, जैसे ए बी है यूनिवर्सल रिसेप्टर, तो इसको तो हम कर नहीं सकते। यूनिवर्सल डोनर हमको सर्च करना होगा, तो डोनर में 2 गो हैं, तो हमको निगेटिव RH फैक्टर निगेटिव वाला जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसमें एंटीजन होता है, इसलिए ये नहीं होगा। ओके। 25 नंबर, ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है, जाइलम के कारण पानी ऊपर चढ़ता है, ये सही है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्व गति में सहायक होता है, जो वर्टिकल मूवमेंट में सहायक होता है, कौन सा है? बाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजन और असंजन। ये होता है अधेशन, कोहेशन और ट्रांसपायरेशन पूल।
तो इसका उत्तर ये होगा। कहे कि ऊपर जैसे ही वाला कोई पेड़ है, यहाँ पे है, यहाँ पे लीफ ऐसे है, तो लीफ में छोटा छोटा पोर रहता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के कारण ट्रांस पानी जो है ना बाष्प बन के उड़ते रहता है। तो कोहेशन फोर्स के कारण वाटर जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ से जैसे उड़ता है बाष्प बन के, तो ये ऊपर खिंचाते रहता है, अधेशन के से चिपके रहता है, कोहेशन के कारण ऊपर जाते रहता है। तो इसमें तीनों रहेगा, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव भी होगा, ससंजन भी होगा, संजन भी, मतलब कोहेशन, एधेशन और ट्रांसपायरेशन पुल, जो कि स्टोमेटा के कारण होते रहता है, ऊपर खिंचाते रहता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। आप 26 नंबर देखते हैं। आवृत बीजियों के बीजांड, जो बीज होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अगुणित कोशिका नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिका सेल नहीं पाया जाता है? तो बीजांड का ई जो होता है ना, ओव्यूल इसको बोलते हैं। ओव्यूल एक ऑर्गन है, ना कि सेल है। तो ऐसी गलत हो गया। यहाँ कोशिका है, मतलब ये कह रहा है सहायक कोशिकाएं। ठीक है, तो सहायक कोशिकाएं रहता है, उसमें अंडा भी रहता है, अंडा भी एक तरह के सेल है। वो बीजांड काय कह रहा है, माने काय है यानी ऑर्गन है, इसलिए होगा। प्रतिव्यासांत, ये पता नहीं क्या होता है प्रतिव्यासांत। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा कौन? बीजांड का। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन कौन से युग्म सही सुमेलित है, उसका कूट की सहायता से करें। माने विटामिन और खनिज इधर दिया हुआ है, इधर होने वाला रोग। तो ए के कमी से क्या होता है? विटामिन ए के कमी से दृष्टिहीनता होता है, B1 के कमी से बेरी होता है, सही है। डी के कमी से कुछ होता है रिकेट्स, लोहा के कमी से रक्ता। तो इसमें तो सब तो सही दिया हुआ है, तो सही है, सब सही है। 28 में जीवाणु में एक स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है। हाँ, जीवाणु माने जो बैक्टीरिया है उसमें एक केंद्रक क्षेत्र होता है। जैसे मान लो न्यूक्लियस है, तो इसका पूरा क्षेत्र है इसे, ठीक। इनमें केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है। हाँ, बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। माने ऐसा डीएनए है जहाँ पे प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? केंद्र का हिस्सा बोलते हैं, केंद्र वाला भाग, उसी को बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक तो न्यूक्लियस हुआ। तो न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है जिसमें प्रोटीन से बना होता है। साइटोप्लाज्मा में भी पाया जाता है प्रोटीन। आई केंद्रक प्रोटीन, तो यानी केंद्र में पाए जाने वाले प्रोटीन को केंद्रक प्रोटीन कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा डी नंबर। 29 देखते हैं। यकृत द्वारा जो है ना, यकृत स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पित्त में लिपिड के पाचन के लिए एंजाइम होता है, यही गलत है। जो पित्त रस है ना, उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। एंजाइम पैनक्रियाज के थ्रू निकलता है, ना कि यकृत के थ्रू। पहला उत्तर ये है इसका सही। अब 30 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल स्थायी ऊतकों का एक समूह है? माने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में कह रहा है। तो देखो, जाइलम, अफ्लोएम है ना, जो कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। उसके अलावा सबके सब सिंपल परमानेंट टिश्यू है। पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये जो है ना, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। यहाँ पे जाइलम है, यहाँ फ्लोएम है, यानी कि बी और सी गलत हो जाएगा, ठीक। इसका उत्तर होगा ये। चावल की खेती के साथ हड़प्पा किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि पूरा के पूरा साइंस का था। इसको कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम कल हिस्ट्री वाले क्वेश्चन को